नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल जीके आर्ट पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर। और आज का जो मेरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जीके जीएस से, वो ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेकर। तो इसके पहले भी मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं। आज वर्ल्ड ज्योग्राफी के ही एक और सेट को यहाँ पर आपके सामने लेकर आए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको इस सेट के वही क्वेश्चंस बहुत अधिक हेल्प करेंगे एग्जाम में। तो आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखेंगे और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप निश्चित रूप से कमेंट करेंगे। और आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए हम बिना देरी किए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। और पहला प्रश्न बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। पहला प्रश्न दे रहा है कि स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर जो कि काफ़ी विख्यात है, इसके बारे में पूछा गया है कि ये किसको जोड़ने का कार्य करता है, यानी स्वेज नहर किसको जोड़ता है। ये जो ऑप्शन दिया है उसमें दिया है प्रशांत महासागर को अटलांटिक से, जो कि बिल्कुल ही गलत है, ये नहीं होगा। फिर भूमध्य सागर और लाल सागर को, भूमध्य सागर को लाल सागर से, ये बिल्कुल सही है। लेक ह्यूरॉन और लेक एरी को ये भी गलत हैं और लेक एरी और लेक एंटोनियो को ये भी गलत हैं। यानी आपका सही आंसर बनेगा भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ने का कार्य स्वेज नहर करता है। अब आइए थोड़ा सा इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं और कैसे याद रहेगा इसको भी हम जानने का प्रयास करें। स्वेज नहर के बारे में जहां तक मैं आपको बताना चाहता हूं तो याद रखेंगे कि ये जो स्वेज नहर है इसका निर्माण 1858 ईस्वी में किया गया था। यानी 1858 ईस्वी में ये स्वेज नहर बनकर तैयार हुआ। ये स्वेज नहर मिस्र देश में स्थित है और ये जोड़ता है भूमध्य सागर को लाल सागर से। वैसे भी याद रखेंगे कि स्वेज नहर इतना प्रसिद्ध है कि अक्सर इसको बच्चे भूल नहीं पाते हैं। स्वेज नहर इतना ज़्यादा फेमस है कि बच्चे इसको बिल्कुल भी भूल नहीं पाते हैं। और यदि आप भूल भी गए तो आपको इसी से आंसर मिल जाएगा। कैसे? तो भू से आपका हो गया भूमध्य सागर और ल से हो गया आपका लाल सागर। यानी भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का कार्य करता है कौन? स्वेज नहर। इस सागर की जो लंबाई है वह 193.3 किलोमीटर है। यानी कि बहुत ही लंबा ये नहर है स्वेज नहर। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? बहुत ही बेहतरीन, एक और बेहतरीन क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि भाई अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है। तो जो ऑप्शन दिया है उस हिसाब से आपका सही आंसर बनेगा 180 डिग्री रेखांश। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको फिगर के हिसाब से समझाना चाहूँगा कि ये क्या है भाई जी, तो ध्यान से सुनेंगे। जैसे ये जो सबसे बीच में जो देशांतर है इसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री देशांतर, इसको कहते हैं 0 डिग्री देशांतर, या इसी को हम कहते हैं GMT यानी ग्रीनविच मिस्ड टाइम, ग्रीनविच मिस टाइम भी कहलाता है। और इस 0 डिग्री देशांतर के ठीक पीछे, दरअसल अगर हम इस 0 डिग्री देशांतर से इसको हम एक ग्लोब मान लें, पूरे इसको ग्लोब मानकर और इस पर टोटल रेखाओं की रचना करें तो आपको यहाँ पर 180 एक साइड में देशांतर खींची जाएगी इस प्रकार से, और फिर 180 इस प्रकार से देशांतर ये खींची जाएगी एक साइड से। तो कुल मिलाकर देशांतर रेखाओं की जो संख्या 360 है, उस 360 को 2 पार्ट में बांटा गया है। यानी इसको हम 2 भाग में भाग दे दें तो आपका आएगा कितना? 180। तो 180 और एक साइड में आपका क्या बनेगा? 0। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका रेखा हो गया, एक देशांतर मान लेते हैं कि ये है, तो ये वाला हो गया आपको 0 वाला, ये इसके सामने ये 0 हो गया, ये 0 डिग्री देशांतर। और जो ये है आपका ये वाला, ये हो गया आपको 180 डिग्री देशांतर। और इसी 0 और 180 में अगर देखेंगे तो 180 इस साइड में हो गया, इसके इधर 180 रेखाएं और इसके इधर भी आपको 180 रेखाएं, टोटल कितनी? 360। तो 0 के जस्ट जो अपोजिट होता है, जस्ट जो उसके पीछे होता है, उसी रेखा को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, जिसका मान 180 डिग्री होता है। अब देखिए इस रेखा से क्या है, जैसे जो 0 डिग्री GMT है, इसी से पूरे विश्व के समय की तुलना होती है। और ये
लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरता है, जीएमटी ग्रीनविच मिस टाइम, जो कि संसार के सभी देशों के लिए एक मानक समय बताता है। लेकिन जो 180 है यानी जीरो के जस्ट जो पीछे रेखा है, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, यहाँ से दिन बदल जाता है। यानी इस रेखा से यदि आप पूरब साइड में जाते हैं तो दिन एक दिन बढ़ जाता है, और इस रेखा से यदि पश्चिम जाएंगे तो दिन एक दिन घट जाता है। चलिए देखते हैं इसको कैसे। ये जैसे हो गया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, देखिए इस रेखा से ये हो गया आपको पूरब का हिस्सा और ये हो गया आपको पश्चिम का हिस्सा। अब देखें, अगर आप इस रेखा से जिस मैंने इसका नाम रख दिया यहाँ पर 180, इस रेखा से अगर आप इधर गए तो समय क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर इधर चल गए तो समय हो गया निगेटिव। यानी इधर जाने पर समय घटेगा और पूर्व जाने पर समय क्या होगा, बढ़ेगा। आज के समय में ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, क्योंकि पहले ये रेखा बिल्कुल सीधा हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में क्या है ना कि इस रेखा को ध्रुवों के साइड की तरफ से देखिएगा तो थोड़ा सा इसको इधर घुमा दिया गया है, इस तरह से हो गया है, और इधर भी नीचे आकर थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया गया है। तो इस रेखा को घुमाने के पीछे क्या उद्देश्य बना कि एकमात्र ये ग्लोब पर ऐसी रेखा है जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। उसका वजह ये बन जाता है क्योंकि इस रेखा जब तक घुमाया नहीं गया था तब तक इस रेखा के इस साइड भी अमेरिका था, इस साइड भी अमेरिका था। तो होता क्या था कि जैसे हम भी बताए कि आप पश्चिम से पूरब साइड में गए तो दिन क्या हो गया, बढ़ गया। यानी इधर अगर 7 दिसंबर है तो इधर आने के बाद से आपका हो जाएगा 8 दिसंबर। इधर 7 दिसंबर है तो इधर आने पर 8 दिसंबर। अब मुझे बताइए कि अगर अमेरिका का जो हिस्सा इस साइड में है, इस रेखा के इधर हैं, तो वहाँ पर हो रहा है 7 दिसंबर। इस रेखा के इधर जब चले गए तो ये हो गया आपको 8 दिसंबर। अब देखिए क्या कन्फ्यूजन, ये 8 दिसंबर इधर हो गया आपको 7 दिसंबर। परेशानी क्या हो जाती थी कि इस रेखा के दाहिने साइड में जाने के बाद एक ही देश में 2-2 दिन हो जाता था, 2-2 दिन। यानी आज ही 7 भी हैं और आज ही 8 भी हैं, तो ये बड़ा गड़बड़ था। इसीलिए इस रेखा को टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया ताकि जो भी देश इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के दोनों साइड में हैं वो सिर्फ एक ही दिशा में रह जाएं ताकि दिन का कोई अंतर न पड़े। तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का मान कितना होता है, 180 डिग्री। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? यानी कोयले से जो ऊर्जा पैदा होती है व्यापारिक दृष्टिकोण से, वाणिज्यिक दृष्टिकोण से, औद्योगिक दृष्टिकोण से, उस ऊर्जा को हम क्या नाम देते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे दिया हुआ है आपको प्रकाश ऊर्जा। कोयले से प्रकाश ऊर्जा, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं हो पाएगा। गतिज ऊर्जा जी नहीं, ताप ऊर्जा, विद्युत ये ताप ऊर्जा, हाँ जी हाँ ये सही होगा, ताप ऊर्जा सही होगा। स्थिर ऊर्जा भी आपका गलत है। ताप ऊर्जा जिसको हम थर्मल पावर के नाम से जानते हैं, थर्मल पावर, ये ताप विद्युत जो उत्पन्न होता है भारत में जो ताप विद्युत उत्पन्न होता है, जिसका सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो आपका कौन है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ताप विद्युत के उत्पादन में इस समय पूरे भारत में पहले स्थान पर हैं। और ताप विद्युत उत्पन्न करने का जो स्रोत है, जो सबसे बड़ा स्रोत है, वो स्रोत आपको कौन सा है जी, कोयला ही माना गया है। यानी ताप जो विद्युत है जिसको हम थर्मल पावर कहते हैं, ये कोयले द्वारा ही उत्पन्न होता है। तो याद रखेंगे कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं हम लोग, ताप विद्युत कहते हैं। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग कौन सा है? पूछा गया है कि सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग कौन सा है? ऑप्शन दे रहा है उत्तर प्रशांत समुद्र मार्ग, जी नहीं ये गलत है। उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग, यही आपका आंसर सही बनेगा। दक्षिण अटलांटिक समुद्र मार्ग ये गलत है। हिंद महासागर मार्ग भी गलत है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि संसार का सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग जो है उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग है। अटलांटिक जो महासागर है उसका जो उत्तरी हिस्सा है वो सबसे दुनिया का व्यस्त मार्ग माना गया है, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी उत्तरी अटलांटिक सागर के पास एक पड़ता है जगह जो बहुत ही फेमस है, जिसको हम कहते हैं ग्रेट बैंक। इसको हम नाम देते हैं ग्रेट बैंक, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। और ये ग्रेट बैंक पूरे वर्ल्ड में एक चीज़ के लिए बहुत विख्यात हैं, मछली के लिए। मछली उत्पादन में नंबर 1 स्थान पर आता है आपको ग्रेट बैंक।
अटलांटिक मार्ग की जब बात होती है, उत्तरी अटलांटिक मार्ग की, तो आपको पता होना चाहिए कि इसी उत्तरी अटलांटिक मार्ग से होकर यूरोप के देशों से आप उत्तरी अमेरिका के देशों के बीच आसानी से पहुंचते हैं और ये एरिया व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम अगला प्रश्न देखें। बहुत ही सामान्य क्वेश्चन, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, मैक-मोहन रेखा द्वारा कौन से देश अलग किए गए हैं, यानी इसका आंसर देखिए क्या होगा, चीन और भारत इसका सही आंसर बनेगा। बाकी सभी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। देखिए कैसे हम आपको बताना चाहते हैं कि जो भारत का जो नक्शा है, इस भारत के नक्शे का जो ऊपरी हिस्सा है, थोड़ा सा मैं इसको दिखाना चाहता हूँ आपको। ये जम्मू कश्मीर ये इलाका, यहाँ पर ये हो गया आपको नेपाल वाला हिस्सा, और ये आपको हो गया अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा, है ना। ये आपको हो गया अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा। देखिए भूटान, ये भूटान है, और भूटान से ये आपका है अरुणाचल प्रदेश। ये जो है आपका यही है अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका, ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना। और इसी अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके से ये ऊपर जो आपका चीन है, इसी चीन के बॉर्डर के साथ जो है भारत का जो अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर है, इसी को हम लोग नाम देते हैं मैक-मोहन रेखा। इसी का नाम दिया गया है मैक-मोहन रेखा। यानी ये पूरी तरह से भारत और चीन के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। लेकिन ये कहाँ पर है, भारत के किस राज्य में, तो हम क्या बताएंगे, अरुणाचल प्रदेश। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अंधकारमय महाद्वीप क्या है। अंधकारमय महाद्वीप किसे कहते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। अंधकारमय, जिसको हम अंध महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं, और अंध महाद्वीप के नाम से जो पूरे वर्ल्ड में विख्यात महादेश हैं, उसको हम नाम देते हैं अफ्रीका। सवाल उठता है कि इसको अंध महाद्वीप या अंधकारमय महाद्वीप क्यों कहते हैं। क्या इसलिए इसको कहते हैं कि यहाँ पर जंगल अधिक है, जिसके चलते यहाँ पर अंधेरा छाया रहता है। क्या ये मानकर चले कि इस महादेश में बिजली की कमी है, जिसके चलते पूरा महादेश अंधकार में रहता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि सच्चाई ये है कि अफ्रीका के आज भी अधिकांश देश काफ़ी पिछड़े हुए हैं, उनका डेवलपमेंट ढंग से हो नहीं पाया है। तो डेवलपमेंट नहीं होने के चलते इन देशों को अंध महाद्वीप कहा, क्योंकि ये सब आज के समय भी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी पीछे हैं। अफ्रीका जो कि संसार का दूसरा सबसे बड़ा महादेश है, इस महादेश में टोटल देशों की संख्या कितनी है, 54, और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में बीपीएससी में पूछा गया था। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, सामान्य क्वेश्चन, एकदम सामान्य क्वेश्चन, लेकिन जानकारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए क्या पूछा है, सही नहीं है, सुनना क्या, सही नहीं है इनमें से कौन सा जो दिया गया है ऑप्शन, उसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, किसका मिलान सही नहीं हुआ है, यही आपको बताना है। तो देखिए इंडोनेशिया के साथ जकार्ता है, और इंडोनेशिया के साथ जकार्ता अगर है तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता ही है। और अगर ये सही है तो ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि पूछा है कि जो सही नहीं है वही आपको बताना है, तो ये आंसर नहीं बनेगा। उसके बाद देखिए मालदीव, मालदीव की राजधानी जो है माले है, ये भी सही है, और ये भी अगर सही है तो ये भी आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि जो सही नहीं है वो आपका आंसर है। फिर आगे देखिए उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया के साथ ये मैच कराया है किसको, सियोल को, और ये जो उत्तर कोरिया के साथ सियोल मैच किया है वो बिल्कुल ही गलत हैं। और अगर ये गलत हैं तो यही आपका सही आंसर बनेगा, क्योंकि पूछा गया है जो सही नहीं है उसको आपको चुनना है, तो ये सही नहीं है, क्योंकि उत्तर कोरिया की जो राजधानी है वो प्योंगयांग है, और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। तो यहाँ पर यही ऑप्शन गलत मिलाया हुआ है, और अगर गलत बनाया है तो ये सही है। बाकी जिम्बाब्वे की राजधानी भी हरारे हैं, ये भी आपका सही है, तो इसलिए आंसर नहीं बनेगा। आंसर आपका क्या बनेगा, उत्तर कोरिया का सियोल के साथ संबंध सही नहीं दिखाया गया है। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। तो बहुत सारे प्रश्न हमारे GKR चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर चैनल में दिखाया गया वीडियो आपको बेहतर लगता हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, बेहतरीन क्वेश्चन। देशों के निम्नलिखित सेटों में किसको गोल्डन कैंसेंट कहा जाता है। गोल्डन कैंसेंट किसको कहते हैं, यानी संसार में विशालतम अफीम उद्योग के लिए कौन सा क्षेत्र
फेमस है अफीम को लेकर। याद रखिएगा, अफीम के बारे में अगर जानकारी दी जाए तो वर्ल्ड में जो हमसे एक देश अलग हुआ है पाकिस्तान, वो इसमें आता है। और पाकिस्तान अगर किसी ऑप्शन में होगा तो वो आपका सही आंसर बनेगा। देखिए, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड ये गलत हैं। अफगानिस्तान, ईरान, इराक ये भी गलत हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, यही सही होगा। बाकी म्यांमार, मलेशिया और थाईलैंड गलत हैं। यानी गोल्डन कैंसेंट के नाम से ये जाने जाते हैं कौन? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। यहाँ पर अफीम उद्योग काफ़ी ज़्यादा फलता फूलता है, इसलिए इन तीनों देशों को गोल्डन कैंसेंट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दिया है बलतोड़ा हिमनद। बहुत अच्छा क्वेश्चन। बलतोड़ा हिमनद जी थोड़ा सा गलत लिख दिया यहाँ पर होगा बाल तोड़ो, ये होगा आपको बाल तोड़ो। और ये बाल तोड़ो ग्लेशियर कहें या इसको हिमनद कहें, जो काराकोरम पर्वत में आता है। याद रखिएगा, ये काराकोरम पर्वत में आता है। पामीर का पठार गलत, शिवालिक गलत, एल्प्स गलत। एल्प्स तो खैर है ही नहीं क्योंकि ये तो यूरोप में है। बाकी तीनों अगर इंडिया में है भी तो इसमें काराकोरम ही आपका सही आंसर बनेगा। बाकी मैं बताना चाहता हूँ कि बालतोड़ो है क्या। देखिए, ये भारत का नक्शा ये इस प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, पहले यह राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ पर देखिए ये जम्मू कश्मीर का हो गया टोटली नक्शा, है ना, ये हो गया आपको, ठीक है ना। आगे इधर अब देखिए यहाँ पर क्या है। यहाँ पर था ये पामीर का पठार, और यहाँ से देखिए क्या था, पामीर के पठार से यहाँ पर 3 पर्वत निकले हैं। एक पर्वत चला गया है पाकिस्तान साइड में, जिसको हम कहते हैं हिंदू कुश पर्वत। एक को कहते हैं हिंदू कुश पर्वत जो पाकिस्तान में गया है, और एक इसमें से पर्वत आ गया है भारत के जम्मू कश्मीर में, केवल भारत के जम्मू कश्मीर में, जिसको काराकोरम कहते हैं। और एक पर्वत यहीं से आया है, तिब्बत के पठार से ही निकला है और फिर तिब्बत की ओर ही मुड़ गया है, भारत में प्रवेश नहीं किया है, जिसको हम क्यूलनुन पर्वत कहते हैं। तो ये जो काराकोरम भारत में आया है ना, इसी काराकोरम पर्वत पर बालतोड़ो ग्लेशियर भी हैं और इसी काराकोरम पर्वत पर सियाचिन ग्लेशियर भी हैं, जो बहुत अधिक ठंडा स्थान है भारत का। सियाचिन ग्लेशियर जो भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी माना गया है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसी काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो केटू गाडविन ऑस्टिन है। केटू गाडविन ऑस्टिन जो वर्तमान समय में गिलगित क्षेत्र में आता है, और केटू गाडविन ऑस्टिन इसका जो ऊंचाई है वह 8,611 मीटर है। 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है केटू गाडविन ऑस्टिन, जो संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और ये भी किस पर्वत पर है? काराकोरम पर्वत। तो बालतोड़ो और सियाचिन दोनों ग्लेशियर कहाँ पड़ते हैं? काराकोरम पर्वत पर, ये स्पेशली जम्मू कश्मीर में। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? चलिए, ये क्वेश्चन, संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो सीधे आप आंसर में लगाएंगे किसको? भारत। माइका के उत्पादन में पूरे वर्ल्ड में सबसे आगे इस समय कौन है? भारत हैं। ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। माइका का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है ट्रांस साइबेरियन रेलवे जिसकी लंबाई 8,900 किलोमीटर है, ये भारत की सबसे लंबी जो रेल मार्ग है, इसके बारे में पूछा गया है कि संसार का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है जिसको हम ट्रांस साइबेरियन रेलवे कहते हैं, ये पूरी तरह से किस देश में है? रूस में है। और रूस का जो ये रेलवे लाइन है ये कहाँ से कहाँ तक बिछा हुआ है? तो सेंट पीटर्सबर्ग के व्लादिवोस्टोक तक, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक। बाकी इसके तीनों ऑप्शन गलत हैं, तो आपका सही आंसर क्या बनेगा? सेंट पीटर्सबर्ग व्लादिवोस्टोक। याद रखेंगे, संसार का पूछेगा सबसे लंबा रेल लाइन यानी सबसे लंबा रेल मार्ग बताइए, तो आपको बताना है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो किस देश में है? रूस। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अच्छा प्रश्न, मुख्य मत्स्यन क्षेत्र पाए जाते हैं। मत्स्यन यानी मछली को लेकर। अभी देखिए हम बताए थे उत्तर में जो अटलांटिक है, अटलांटिक, इस क्षेत्र में मैंने अभी बताया था कि एक जगह है जिसका नाम है ग्रेट बैंक। क्षेत्र का नाम क्या है? ग्रेट बैंक, ग्रेट बैंक। और ये
पूरे वर्ल्ड में किस लिए फेमस हैं? मछली को लेकर फेमस हैं। तो आपका अटलांटिक की जब बात होगी तो अटलांटिक आपको उत्तर साइड वाला, यानी देखिए इसमें उत्तरी जो होगा वही आपका आंसर बनेगा। ये आंसर बन जा रहा है। संसार में सबसे अधिक मछली वाला क्षेत्र इन्हीं क्षेत्र में आता है, उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ही उत्तरी अटलांटिक में ग्रेट बैंक संसार का सबसे बड़ा मछली उत्पादक क्षेत्र है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है पूर्व यूरोप के देशों तथा रूस को छोड़कर, मतलब यूरोप के देशों तथा रूस को छोड़कर वन के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल वाला देश कौन है? यूएसए ये गलत है, कनाडा भी गलत है, ऑस्ट्रेलिया भी गलत है। सही आंसर इसका होगा ब्राज़ील। तो पूर्व यूरोप के देशों तथा रूस को छोड़कर इस समय वनों का सबसे अधिक क्षेत्रफल किस देश में है? ब्राज़ील में है, जिसकी राजधानी ब्रासिलिया है, जिसकी राजधानी ब्रासिलिया है। चलिए हम आगे बढ़ते। अगला प्रश्न दिया है कि ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किसमें स्थित हैं? किसमें स्थित हैं? तो देखिए इसका सही आंसर बनेगा कोरल समुद्र। आपको मैं बताना चाहता हूं, समुद्र में दो जीव पाए जाते हैं, एक जीव है मूंगा और एक जीव है स्पंज। मूंगा और स्पंज, मूंगा जिसको हम कोरल भी कहते हैं, याद रखेंगे। ये दो ऐसे समुद्री जीव हैं जहां पर जन्म लेते हैं, पूरा जीवन यहीं पर व्यतीत कर देते हैं, यानी कहीं भी जाते नहीं हैं। ये दो मात्र ऐसे जीव जो अपना जीवन में कभी स्थान नहीं बदलते हैं। तो मूंगा जीव या स्पंज जीव के शरीर से एक प्रकार का रसायन निकलता है और ये रसायन जैसे ही पानी के संपर्क में आता है चट्टान की तरह मजबूत हो जाता है। तो मूंगा और स्पंज के शरीर से निकलने वाला रसायन जब पानी के संपर्क में आता है तो चट्टान की तरह बन जाता है, और इसी चट्टान की तरह बनने से एक क्षेत्र का निर्माण हो गया है। चूँकि आपको प्रशांत महासागर में बहुत अधिक संख्या में पूर्वी प्रशांत महासागर की तरफ मूंगा जीव पाए जाते हैं और इतना अधिक कि अपने शरीर से रसायन निकालते हैं कि ये रसायन समुद्री पानी से संपर्क कर तुरंत चट्टान जैसा बनता है और एक बड़ा सा क्षेत्र बन गया है जिसको हम ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है, यानी जीवों के द्वारा बनाया गया द्वीप। भारत में अगर बात की जाए तो भारत में मूंगा और स्पंज के द्वारा भी एक द्वीप की रचना की गई है जिसको हम लक्षद्वीप कहते हैं। लक्षद्वीप भी समुद्री जीव मूंगा द्वारा ही बनाया गया है। लेकिन लक्षद्वीप संसार का सबसे बड़ा रीफ नहीं है, बल्कि संसार का सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर ये भारत और बांग्लादेश के बीच एक बहुत ही विवादित क्षेत्र जिसे भारत ने बांग्लादेश को सौंपा हुआ है। 3 बीघा कॉरिडोर ये जोड़ता है भारत और पाकिस्तान को, जी नहीं, भारत और चीन को, जी नहीं, भारत और बांग्लादेश। देखिए यहाँ पर है ऑप्शन, तो ये सही है, ये गलत है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच है 3 बीघा कॉरिडोर जो काफ़ी प्रसिद्ध जगह है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में वह कौन सा सागर है जो भूबद्ध है? भूबद्ध है मतलब ये सागर हो गया और चारों तरफ से यहाँ पर जमीन है, बीच में क्या है? जल है। ये बीच में जल है और चारों तरफ से इसके क्या है? जमीन है। तो ये चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ, बीच में एक सागर, और वो सागर है कौन सा? अरल सागर। तो भूबद्ध सागर किसको कहा गया है? अरल सागर को, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। चलिए हम अगला प्रश्न देखें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया गया है? देखिए जैसे ये थोड़ा सा देखेंगे नक्शा में, ध्यान से सुनेंगे मैं क्या समझा रहा हूँ। ये बीच में है पूरे विश्व के बीच में जीएमटी, पूरे विश्व के बीच में क्या है? जीएमटी। और मान लेते हैं कि यहाँ पर इंडिया है, ये हम रफ डायग्रामिक दे दिए, मान लेते हैं कि इंडिया है। तो इंडिया के जो बीच में देशांतर हैं इसको हम नाम रख दे रहे हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो किसी भी देश के समय की अगर तुलना करना होगा तो सबसे पृथ्वी के बीच में जो रेखा होगी जिसको हम जीएमटी कहते हैं, इससे तुलना करेंगे। और मान लेते हैं कि एक देश यहाँ है, एक देश यहाँ है, कोई एक देश कोई यहाँ पर है। तो यहाँ से अगर समय की तुलना करना होगा तो हम जिस तरह से पृथ्वी के बीच से करते हैं उसी तरह से उस देश के बीच वाली रेखा से करेंगे। अगर बीच वाली रेखा से करेंगे तो होगा क्या? ये जैसे देखिए, जितना इधर वो देश उतना ही इधर वो देश, तो अच्छा रहेगा। तो किसी भी देश के समय की तुलना करने के लिए उसके बीच के मानक समय को ही लिया जाता है।
तो भारत के जो बीच वाला देशांतर है, जो मानक समय है भारत का IST, वह कितना है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। और देखेंगे ऐसा मान कहाँ पर दिया हुआ है 82.5 देखिए यहाँ पर है 82, 75.5 इष्ट रेखा, 8.2 इष्ट रेखांश, 90.5 इष्ट रेखांश। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, जी हाँ यही आंसर बनेगा, लेकिन ये मिस कर गया है, बल्कि दशमलव यहाँ पर गलत दे दिया गया है। यहाँ पर इसको देना चाहिए 82.5 ईस्ट। ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है आंसर में, लेकिन अगर हम बाकी आंकड़ों को देखें तो उससे आपका यही एक मैच करता है। दशमलव यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया गया है देने में। ठीक है, तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल में सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? वायुमंडल में सबसे निचली परत को कहा जाता है क्षोभ मंडल, जिसको हम बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से जानते हैं। और ये जितनी भी मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं, जैसे वर्षा का होना, बादल का गरजना, बिजली का चमकना, ओस का बनना, पाला का पड़ना, ये सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती हैं, क्षोभ मंडल में ही होती हैं। जैसे देखिए पृथ्वी के वायुमंडल को जो बांटा गया है परतों में, उसमें सबसे नीचे हो गया क्षोभ, सबसे नीचे क्षोभ, उसके ऊपर समताप, फिर उसके बाद ओजोन, फिर हो गया मध्यमंडल, फिर हो गया आयनमंडल, और तब हो गया आपको बहिर्मंडल। ठीक है ना, तो सबसे नीचे है कौन सा? क्षोभ। सबसे नीचे है क्षोभ, उसके ऊपर है समताप, उसके ऊपर है ओजोन, ओजोन मंडल, उसके ऊपर है मध्यमंडल, उसके ऊपर है आयनमंडल, और उसके ऊपर है बहिर्मंडल। लेकिन देखिएगा कोई कोई क्या करता है ना, ओजोन मंडल को और समताप मंडल को एक ही में मिला देता है, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर इसको फाइनली कहता है समताप मंडल। इस दोनों को मिलाकर फाइनली इसको नाम क्या दिया गया है? समताप मंडल। तो ये रहा आज का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए हम ऐसे ही प्रश्नों को और भी आगे देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।